नमस्कार साथियों, चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग जो चहल एकेडमी में ये एक तरह से कहें तो डिटेल एनालिसिस, पूरे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस के साथ जो सेशन शुरू किए हैं, और उम्मीद है कि पूरी तरह से पूरा ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन हर एक टाइप का सवाल हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग प्रीवियस क्लास में 20 क्वेश्चन तक किए थे और आज का जो हमारा यह सेशन है यह 21 नंबर से शुरू होगा। तो हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन 20 तक किया था। आज पहला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर सवाल। यह है, चंद्रमा का एक ही चेहरा हमेशा पृथ्वी की ओर दिखाई देती है। उम्मीद है कि कल हमने आपको यह बताया था कि हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है, और इसलिए आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे साथियों कि जो चंद्रमा है इसका जो एक ही पार्ट है जो आपको खाई दिखाई देता है, ये हमेशा एक ही पार्ट दिखाई देता है, उसी तरह का दिखाई देता है। मैंने कल इसका रीजन भी बताया। रीजन यह बताया कि चंद्रमा का एक्सिस पे घूमना और पृथ्वी के रोटेशन, पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन करना है, पृथ्वी का जो परिक्रमण करना है, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, इसलिए ऐसा हमें देखने को मिलता है। अभी हमने आपको वो जो जियो स्टेशनरी वाली बात कल के क्लास में की थी कि सपोज करो कि ये अर्थ है और अर्थ के यहाँ पे जियो स्टेशनरी पे कोई सैटेलाइट लगा दिया गया है। अब ये सैटेलाइट का और ये जो अर्थ है इसका रोटेशन और इसका रोटेशन, वो दोनों को हम क्या रखें, 24 घंटा रखते हैं, तो क्या होता है, ये जो पोजीशन है, जो सैटेलाइट का जो पोजीशन है, ये हमेशा इस पोजीशन से एक ही जगह पे रहेगा या नहीं रहेगा। तो सेम कंडीशन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी यूज होता है, तो ध्यान रखना है हमें इस बात को। अच्छा, एक बात और बताइए कि चंद्रमा पर जो खाई है इतना, तो फिर आदमी चंद्रमा को इतना सुंदर क्यों बोलता है, या फिर बोलते हैं ना कि चंदा का मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर, या फिर अपनी महबूबा का कंपेयर किया जाता है चंद्रमा से। हमने तो मामा से कंपेयर किया था, लेकिन बहुत सारे सॉन्ग में देखते हैं कि पता नहीं चंद्रमा का ये लोग जो लिंग है, सेक्स कैसे डिटरमाइन किए हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो मामा, लेकिन जब आप अपनी जो भी है उसको चांद की तरह बताते हो तो दैट मीन्स फिर तो वहाँ फीमेल हो जाती है या फिर वो मेल हो जाता है। यानी कि चंद्रमा को हम अपने परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार उसको यूज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ये अच्छी चीज़ें हैं, अगर इस चीज़ को करने से खुशी मिलती है तो बेहतर चीज़ें हैं, किया जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। चंद्रमा का एक ही चेहरा हमें, ये तो बात अभी हमने किया, ये सही है। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर 23.5 दिन में पूरा करता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाले समय के लगभग बराबर है। ये जो बातें कह रही है ये बातें गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान हमें रखना है कि ये गलत हो जाएगा। गलत नहीं, गलत। चंद्रमा अपनी धुरी पर, यानी ये चंद्रमा हो गया, ये अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पे 23 कितना लिखा है, 23, हाँ 23.5 यानी 23.5, यानी 23.5 घंटे। ये 23.5 यही तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, 23.5 डिग्री जो झुकाव जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 23.5 दिनों में पूरा करता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर। ये देखिए, ये बातें लिख तो सही रहा है, पर क्या यह इसका व्याख्या कर रहा है? अभी तो हमने बताया कि दोनों क्या, चंद्रमा का अपने एक्सिस पे घूमना और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, ये बातें हो रही है। और यहाँ क्या लिख रहा है, चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर 23.5 दिन में पूरा करता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगे समय के लगभग बराबर है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा, और यह व्याख्या भी कर रहा है, लेकिन ये 23.5 लिख करके एग्जैक्ट फिगर में नहीं है। तो इसलिए अगर हमको एग्जैक्ट इसका आंसर जो दिया था उस वर्ष जो भी जिस भी एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था, तो वो दिया गया था बी, कि यानी दोनों सही है, पर वो एग्जैक्ट स्पष्टीकरण नहीं है। एग्जैक्ट स्पष्टीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 23.5 दिया हुआ है। अगर यही 24 दिया हुआ होता तो ये इसका व्याख्या कर देता। समझ पाए? ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 हो गया, हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग
टू द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सोलर सिस्टम से संबंधित नहीं है? यानी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सन आता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब आते हैं। क्षुद्र ग्रह ये भी आता है कहाँ? मार्स और जुपिटर के बीच में ये भी आ जाएगा, ग्रह भी आ जाएंगे, नेबुला भी आ जाएंगे, कोमेट। क्या कोमेट आएगा? बताइए। कोमेट भी हमारे सौर मंडल में ही आएगा साथियों। कोमेट याद है? ये नेबुला शब्द याद है कि नेबुला जब स्टार फॉर्मेशन की बात की जा रही थी उस समय हमने आपको बताया था कि स्टार फॉर्मेशन यानी तारा बनने से पहले के स्टेज को नेबुला बोलते हैं। तो वो कहाँ से सोलर सिस्टम में आ जाएगा? तो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, दैट इज नेबुला। इसका सही आंसर होगा हमारा नेबुला, क्योंकि एस्टेरॉइड तो हम जान ही रहे हैं कि जुपिटर और मार्स के बीच जो छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। कॉमेट हमने आपको बताया कि ये बहुत दूर होता है, हमारे सौर मंडल में ही होता है और इसमें एक पूंछ होती है जो गैस और छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और इवन बोलने की जो रॉक भी हैं ये भी देखने को मिलता है। और हमने प्रीवियस क्लास में आपको यह भी बताया है कि जैसे जैसे इसकी दूरी सूरज से जैसे जैसे इसकी दूरी नज़दीक आती है इसकी पूंछ जो है उतनी ही लंबी होती है, क्योंकि सूरज नज़दीक होता है तो यहाँ हीट बढ़ता है। और आपको पता होगा कि सन से जो है बहुत सारा स्ट्रॉम निकलते हैं, आंधियाँ आती रहती है, जिसके कारण इसकी टेल बहुत लंबी हो जाती है। और जब ये सूरज से दूर होता है उस समय इसकी टेल छोटी रहती है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन। एक और है, इसको ध्यान रखेंगे कि एक ही नंबर का क्वेश्चन 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम विच आर फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स। यानी कि क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में छोटे खगोलीय पिंड हैं जो किनके बीच पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच हमें यह देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये जो अभी कॉमेट के बारे में हमने बताया, सवाल आ गया है, द टेल ऑफ कॉमेट इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन बिकॉज। अभी मैंने ये क्वेश्चन के बारे में पहले आपको बता दिया कि जो धूमकेतु की पूंछ सूर्य से सीधे दूर होती है, क्योंकि अभी बताया है। अब देखिए इसका रीजन पढ़ते हैं। जैसे ही धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर धकेल दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं होता है। अभी हमने आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो स्ट्रॉम चलता है, जो आंधियाँ चलती है, जो विकिरण निकलती है वहाँ से, इसके कारण होता है। जैसे ही धूमकेतु घूमता है, धूमकेतु का हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में, ऐसा भी नहीं है द्रव्यमान, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर रेडियल दबाव डालता है, जिससे इसकी पूंछ सूर्य से दूर चली जाती है। अभी हमने बताया आपको कि सूर्य से जो भी रेडिएशन होता है, जो भी स्ट्रॉम निकलती है, जैसे ये सन हो गया और ये हमारा ऑर्बिट हो गया और यहाँ पे ये कॉमेट है, तो जब ये सूर्य के नज़दीक होगा तो ये यहाँ से दबाव डालेगा, यहाँ से स्ट्रॉम निकलेगा, यहाँ से आंधियाँ आएगी और इसके पूंछ बहुत लंबे हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत दूर तक उसको दबा देगा। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर यही कॉमेट घूम करके यहाँ आता है तो ये दबाव इसका कमज़ोर पड़ जाएगा और ये इसके पूंछ छोटे हो जाएंगे। तो इस आधार पे इसका जो आंसर होगा हमारा साथियों, ये सी हो जाएगा। द रेडिएशन एमिटेड बाय द सन एक्सर्ट्स अ रेडियल प्रेशर ऑन द कॉमेट थ्रोइंग इट्स टेल अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टेरॉइड। क्षुद्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित जो हमारा कथन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, लेकिन कुछ का व्यास इतना बड़ा होता है कि यह इतना 1000 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि 1000 किलोमीटर तक का भी हो सकता है, यह बात भी सही है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि, कहाँ से भाई आ गया शनि? यहाँ पे होगा आपका मंगल। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब इसका हो जाएगा 1 और 2, ए नंबर करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट। उल्का क्या है? मिट्योर्स। कई बार ये बातें की गई है कि उल्का क्या है। अभी फिर से एक बार बता दें आपको कि जो ये अर्थ है हमारा और ये क्षुद्र ग्रह है, यानी जो एस्टेरॉइड्स हैं, जिसमें अभी हम लोग पढ़े क्या कि छोटे पार्टिकल से लेके बहुत बड़े बड़े रॉक हो सकते हैं। यही पार्टिकल्स कभी कभी घूमते हुए क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये आ जाता है। अब जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया साथियों, तो अब यह मीजोस्फीयर जो अर्थ का वायुमंडल का तीसरा लेयर है, हम लोग पढ़ते हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड देन एक्सोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर में आकर के ये जो उल्काएं हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये आकर के जलना शुरू हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मीटियोर्स, उल्का। तो उल्का क्या है? पृथ्वी का वह टुकड़ा जो वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। पीसेस ऑफ द मैटर विच हैज इंटर्ड द अर्थ एटमोस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं 26 नंबर सवाल पे। 26 नंबर सवाल हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हैपेंस इन इंडिया व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में तब होती है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? देखिए, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साथियों ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये 0 डिग्री इक्वेटर सब जान रहे हैं। और सन का मूवमेंट आपको पता है कि यहाँ पर सन आता है 21 जून को और यहाँ पे आता है 22 दिसंबर को। अब इसी पे ये सवाल है, अगर हम इसका सही जवाब ढूंढने का कोशिश करें तो क्या कह रहा है कि जब सूर्य मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ रहा हो तो इस समय क्या घटनाएं घटेगी? तो इस समय जो घटनाएं घटेगी, उत्तर पश्चिम भारत का उच्च दबाव विकसित होगा। ऑब्वियस सी बात है कि उत्तर पश्चिम भारत के रेफरेंस में पूछा जा रहा है कि भाई सन तो यहाँ आ गया है, जब सूरज देव यहाँ हैं तो इधर तो हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रेशर लो होता है। जहाँ टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो होगा, तो यहाँ पे पहला नंबर ही सही हो जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स? क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में क्या अंतर है? तो इसका जो सही जवाब है हमारा, देखते हैं हम। क्षुद्र ग्रह छोटे ग्रह होते हैं, जबकि कॉमेट चट्टानी और धात्विक पदार्थों से बंधी जमी हुई गैसों से बनी होती है। अभी हम लोग देखें, ये बातें बिल्कुल सही है। 27 नंबर का ए नंबर जो हमारा है यह सही है। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर देखते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकतर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकतर शुक्र और बुध के बीच पाए। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ देखा है हमने कि बुध और शुक्र के बीच में धूमकेतु पाया जाएगा? ये तो हमारे सोलर सिस्टम के जो लास्ट बाउंड्री होता है, जिसको क्यूपर्ड बेल्ट बोलते हैं, उसके बियॉन्ड जाकर के भी देखने को हमें मिलता है धूमकेतु। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा गलत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। धूमकेतु में एक चमकती हुई पूंछ दिखाई देती है, जबकि क्षुद्र ग्रह में नहीं। स्टेटमेंट सही है और इसके आधार पर हमारा जो आंसर निकल जाएगा 1 और 3 आर करेक्ट। चलते हैं 28 नंबर सवाल और 28 नंबर सवाल कह रहा है, हेल बॉप इज द नेम ऑफ अ। हेल बॉप क्या है? उस समय हेल बॉप एक कॉमेट आया था, देखने को मिला था, और इसका नाम आ रहा है कि कॉमेट का नाम ही हेल बॉप है। ध्यान रखेंगे, कॉमेट जो है 78 साल में एक बार देखने को मिलता है, या फिर अगले 78 साल के बाद देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है इन बातों को। द टोटल लेंथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर इज अबाउट। अर्थ इक्वेटर का टोटल लेंथ कितना है? इक्वेटर का टोटल लेंथ पूछा जा रहा है साथियों। तो इक्वेटर का टोटल लेंथ आपको हमने कई बार बता चुका है कि ये 6376 के लमसम है, जिसको हम लोग 6400 किलोमीटर राउंड फिगर में रखते हैं। तो ध्यान यहाँ पे यह भी रखना है कि अगर 6376 किलोमीटर दिया रहे तो ये भी सही होगा, और राउंड फिगर में 6400 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन,
यह है हमारा हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, यानी कि हमारे जो ग्लोब हैं इस पर कितने अक्षांश हैं। आपको बता दें यहाँ पर फिर से कि अक्षांश जो होते हैं ये 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री यानी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, और इसके बाद इधर होता है 1 2 3, और इसी तरह करते 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 जो लास्ट लाइन खींची जाती है दैट इज 90 डिग्री। और सेम कंडीशन होता है नीचे भी 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ये जो लास्ट लाइन होगा 90 डिग्री। आपको हमने कल भी बताया है कल के सेशन में कि पृथ्वी का आकार कंप्लीटली राउंड नहीं है, गोल नहीं है, ये ज्वाइड है, और ज्वाइड जो है यहाँ ऊपर फ्लैटेंड होने के कारण एक कंप्लीटली 90 डिग्री वाला जो अक्षांश है वो यहाँ पे खींची जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स पूछ रहा है, तो हमें ध्यान रख करके इसका जवाब देना है कि 0 डिग्री से ऊपर गए तो हमें देखने को मिलेगा 90, 0 डिग्री से अगेन नीचे गए तो हमें अगेन देखने को मिलेगा 90, और एक 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड्स, तो टोटल हो जाता है हमारा 181, और इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसलिए हमें इस सवाल का जो सही जवाब देखने को मिलता है 181, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा हमारे इस सेशन से, और आप ऐसे ही लगातार चहल एकेडमी के साथ बने रहें। नमस्कार।